आज हम लोग बात कर रहे हैं पेप्टिक अल्सर की। अब देखिए, जब भी हम लोग एक पेप्टिक अल्सर वर्ड यूज़ करते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पेप्टिक अल्सर एक ब्रॉड टर्म है ना। इसमें मेनली हम गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूओडेनल अल्सर को इंक्लूड करते हैं। जैसा नाम से समझ में आ रहा है, गैस्ट्रिक अल्सर ऑब्वियसली गैस्ट्रिक एरिया मतलब स्टमक को इन्वॉल्व करने वाला है, और ड्यूओडेनल अल्सर मतलब ड्यूओडेनल एरिया को इन्वॉल्व करने वाला है। अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो ये कि स्टमक की इनर लाइनिंग या डिओडिनम की इनर लाइनिंग है ना, इनकी इनर लाइनिंग में जो ब्रीच होता है, इनका इनर लाइनिंग में जो ब्रीच होता है, ठीक है, उसी को हम लोग कह सकते हैं क्या, ये डिओडिनल अल्सर है, मतलब म्यूकोसल लाइनिंग मेनली जाने वाली है। क्लियर। अब देखिए, चाहे वो डिओडिनल अल्सर हो, ठीक है, चाहे वो डिओडिनल अल्सर हो या चाहे वो गैस्ट्रिक अल्सर हो, दोनों अल्सर्स के लिए मेन कॉजेज की या इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की हम बात करते हैं। हम दोनों को साथ में पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि ज़्यादातर कंपैरेटिव क्वेश्चंस भी पूछते हैं आपसे और आपको नॉलेज तो दोनों का रखना ज़रूरी है। तो हम लोग इसकी इटियोलॉजी या कह सकते हैं आप कॉजेज, ठीक है, इनको देखते हैं जरा, इनका एसोसिएशन। तो मान के चलिए यहाँ पर हम पॉइंट्स वाइज देख रहे हैं ना, या फैक्टर्स को हम इंक्लूड कर देते हैं। यहाँ पर गैस्ट्रिक अल्सर और यहाँ डिओडिनल अल्सर, ठीक है, दोनों की हम लोग बात करते हैं एक साथ। क्लियर। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं एच पाइलोरी इन्फेक्शन। ध्यान रखना है, एच पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। क्या है एक्चुअल में हेलिकोबैक्टर पाइलोरी? तो एक इन्फेक्शियस एजेंट होता है, ठीक है, यूजुअली ग्राम नेगेटिव होता है ये, ठीक है, ग्राम नेगेटिव ऐसा स्पाइरल शेप का होता है, इसका फ्लैजिला भी होता है जिस फ्लैजिला की मदद से मूव करता है, ठीक है। तो फ्लैजिलेट बेसिला होता है ग्राम नेगेटिव फॉर्म में, है ना, एच पाइलोरी कहते हैं इसको। देखिए, एच पाइलोरी का एसोसिएशन गैस्ट्रिक अल्सर में होता है, बिल्कुल ट्रू है, लेकिन इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है डिओडिनल अल्सर के साथ। मतलब डिओडिनल अल्सर्स में एच पाइलोरी का प्रेजेंस होना मस्ट है। ऐसा माना जाता है 90 to 95% केसेस जो होते हैं डिओडिनल अल्सर के, उसमें एच पाइलोरी ज़रूर मौजूद होता है ना। हम देखेंगे आगे कि एच पाइलोरी एक्चुअल में क्या कर सकता है, ठीक। फिर दूसरा फैक्टर है स्मोकिंग। ध्यान रखना है, स्मोकिंग, ठीक है। तो ये कैंसर तो कराते ही कराता है, देखो अल्सर्स भी करा रहा है, तो अल्सर कराने में भी स्मोकिंग का रोल है, ठीक है। तो हो सकता है कोई पेप्टिक अल्सर का पेशेंट हो, वहाँ पर आप हिस्ट्री ले तो हो सकता है स्मोकिंग की हिस्ट्री मिल जाए। एक तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ड्रग्स, उसमें भी खासकर एनसेड्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, या सिंपल शब्दों में एस्प्रिन। लोग बात बात पे एस्प्रिन खा लेते हैं, एस्प्रिन खा लो, एस्प्रिन खा लो, लेकिन एस्प्रिन जो है वो भी दोनों में एक पॉजिटिव फैक्टर के रूप में काम करने वाला है। चाहे एच पाइलोरी हो, स्मोकिंग हो, एस्प्रिन हो या एनसेड्स हो, ये सब। एक और चीज़ नोटिस की जाती है, बाइल रिफ्लेक्स। बाइल रिफ्लेक्स मतलब एसिड जो है वो रिवर्ट बैक हो रहा है। इसमें आपको ध्यान रखना है, बाइल रिफ्लेक्स जब होता है तो ऑब्वियसली वो कहाँ से होगा, गैस्ट्रिक एरिया से होगा। गैस्ट्रिक से ऊपर जाकर ऊपर ही जाएगा, वो नीचे तो जा नहीं सकता। बाइल रिफ्लेक्स का मेन इंपॉर्टेंस जो है वो कहीं ना कहीं गैस्ट्रिक अल्सर में तो भी पॉजिटिविटी के साथ मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा बन रहा है तब तो वो रिफ्लेक्स दिखा रहा है ऊपर की साइड, नीचे तो जाने ही नहीं वाला। इसलिए डिओडिनल अल्सर में बाइल रिफ्लेक्स का कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, ठीक है, बाइल रिफ्लेक्स का कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, जबकि इधर है गैस्ट्रिक अल्सर में। क्लियर। फैमिली हिस्ट्री, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री। तो ऐसा देखा जाता है कि गैस्ट्रिक अल्सर में तो फैमिली हिस्ट्री नहीं मिलती है, लेकिन डिओडिनल अल्सर में फैमिली हिस्ट्री मिलने के चांसेस होते हैं, और ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है। ब्लड ग्रुप, एक बड़ा अजीब सा कंसेप्ट देखा गया है कि ब्लड ग्रुप ओ जो है, ओ वाले लोग, उनमें गैस्ट्रिक अल्सर और डिओडिनल अल्सर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि जितनी भी स्टडीज़ की गई है उनमें ये समझ में आ रहा है कि ब्लड ग्रुप ओ वाले लोग ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं पेप्टिक अल्सर के लिए। जैसे हम कहीं ना कहीं गैस्ट्रिक कैंसर की बात करते हैं तो वहाँ ब्लड ग्रुप ए आता है ना, स्टमक कैंसर, यहाँ पर ब्लड ग्रुप ओ आता है, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। एसिड आउटपुट की यदि हम बात करें, एसिड आउटपुट,
अब देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। हम ये देखते हैं कि एसिड आउटपुट हो सकता है गैस्ट्रिक अल्सर के दौरान नॉर्मल हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो गैस्ट्रिक आउटपुट नॉर्मल होने के बावजूद एक जगह पर डैमेज कर रहा है और जिस वजह से वो अल्सर हो गया है। ज़्यादातर तो हम देखेंगे इस साइड में, है ना, तो वो यहाँ अल्सर पैदा कर सकता है। लेकिन डियोडिनल अल्सर के केस में वो नॉर्मल भी हो सकता है और हाई भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जब ज़्यादा एसिड बनेगा तो ही तो वो आगे जाकर डैमेज करेगा, है ना। सो डियोडिनल अल्सर में वो नॉर्मल भी हो सकता है और हाई भी हो सकता है, दोनों प्रेजेंटेशन मिल सकते हैं। अब कभी आपसे पूछ लिया साइट कि भैया अल्सर्स मेनली कहाँ मिलते हैं, ठीक, पेप्टिक अल्सर। तो देखिए अगर वो पेप्टिक अल्सर पूछता है, पेप्टिक अल्सर नाम ही पेप्टिक अल्सर बोला, उसने गैस्ट्रिक और डियोडिनल नाम नहीं दिया, सिर्फ आपसे पूछा बताओ पेप्टिक अल्सर कहाँ होता है, तो भी आपका आंसर फर्स्ट पार्ट ऑफ डियोडिनम ही होना चाहिए, फर्स्ट पार्ट ऑफ डियोडिनम। इसका मतलब डियोडिनल अल्सर थोड़ा कॉमन है, और क्योंकि हम डियोडिनल और पेप्टिक अल्सर दोनों को ऐड कर रहे हैं, है ना, सो यहाँ पर डियोडिनल ही होगा ओवरऑल। डियोडिनम के लिए भी कॉमनेस्ट पार्ट पूछे तो ऑब्वियसली फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, पेप्टिक अल्सर के लिए पूछे तो भी फर्स्ट पार्ट। लेकिन जब हम लोग गैस्ट्रिक अल्सर की बात करते हैं, सो गैस्ट्रिक अल्सर के लिए ये आपने देखा, ये आपको ध्यान रखना है, ऐसा देखा जाता है ये वाला जो पोर्शन है एंट्रल पोर्शन, ठीक है, इसमें ये वाला जो कट होता है इसको बोलते हैं लेसर कर्वेचर, ये स्टमक का ग्रेटर कर्वेचर और ये लेसर कर्वेचर। तो ऐसा देखा जाता है स्टमक में लेसर कर्वेचर के पास ज़्यादातर अल्सर्स होते हैं। तो गैस्ट्रिक अल्सर की यदि मैं बात करूं तो ये कहाँ होगा, लेसर कर्वेचर के पास, लेसर कर्वेचर। इसमें भी कहते हैं ये एक स्पेसिफिक एंगल बनाता है, ठीक है, जिसको कहते हैं इंसिस्यूरा एंगुलैरिस, इंसिस्यूरा एंगुलैरिस। तो या तो वो लेसर कर्वेचर बोलेगा या इंसिस्यूरा एंगुलैरिस बोलेगा, यही वाला पार्ट होता है ना, इसके लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा एडवांसमेंट और हम देखते हैं क्या होता है। चाहे कोई भी कॉज हो, वहाँ पर अल्टीमेटली हो क्या रहा है, स्टमक लाइनिंग या डियोडिनल लाइनिंग जो है वो डैमेज हो रही है, ठीक है, स्टमक लाइनिंग डैमेज हो रही है या डियोडिनल लाइनिंग जो है वो धीरे धीरे डैमेज हो रही है। अब ये डैमेज जो है वो सिचुएशन के हिसाब से बढ़ता जाता है ना, डिपेंड करता है कि कहाँ का डैमेज हो रहा है, कितना डैमेज हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि वो अल्सर इतना ज़्यादा बढ़ चुका होता है, खासकर डियोडिनल एरिया में, कि वो डियोडिनल एरिया से परफोरेशन करा देगा, छेद करा देगा। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अगर पेप्टिक अल्सर, अब देखो क्या नाम बोला मैंने, पेप्टिक बोला, तो या तो वो पेप्टिक अल्सर बोलेगा या डियोडिनल अल्सर बोलेगा। वो पूछ सकता है कि मेनली जो परफोरेशन है वो किस एरिया से होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए एंटीरियर डियोडिनल वॉल, ठीक है। सो क्या कहा मैंने, अगर परफोरेशन की हम बात करें, सो हो सकता है आगे चलकर इतना ज़्यादा डैमेज हो जाए कि डियोडिनल अल्सर परफोरेट हो जाए, तो वो परफोरेट होता है हमेशा एंटीरियर वॉल एरिया से। तो एंटीरियर वॉल एरिया जो है वो परफोरेट हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। एक कॉम्प्लिकेशन हम देखते हैं हैमरेज वाला, ये भी मैं आपको बता दूं। कई बार होता है हेमेटेमेसिस, बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही है वॉमिटिंग की, ठीक है, वॉमिटिंग में ब्लड आ रहा है बहुत ज़्यादा। सो ये जो हेमेटेमेसिस होता है ये ज़्यादातर एक्यूट और क्रॉनिक पेप्टिक अल्सर्स में दोनों में मिलता है। तो इसमें हमने कहा कि भाई जीआई हैमरेज हो रहा है। सो हम ऐसे देखते हैं कि जीआई हैमरेज चाहे वो डियोडिनल अल्सर के लिए हो या गैस्ट्रिक अल्सर के लिए हो, यहाँ पर जो मेन आर्टरी इन्वॉल्व होती है वो होती है बेचारी गैस्ट्रोडियोडिनल आर्टरी, क्योंकि इसी आर्टरी का सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है ना, तो वो धीरे धीरे डैमेज करके गैस्ट्रोडियोडिनल आर्टरी को डैमेज कर देगा। सो हैमरेज का सोर्स, है ना, ध्यान रखना है आपको, सोर्स क्या हो गया है, गैस्ट्रोडियोडिनल आर्टरी, ये मेन सोर्स है। अब देखो ये तो ऐसे कॉजेज हो गए हैं और ऐसे प्रेजेंटेशन हो गए जो वहाँ पर साइट के बेसिस पे आपको मिल सकते हैं ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस। दो और कॉजेज को आपको ध्यान रखना है। कई बार आपसे वो पूछते हैं कुशिंग अल्सर के रूप में, बोले भाई कुशिंग्स अल्सर क्या है, जो आगे चलकर पेप्टिक अल्सर करा देंगे। दूसरा आपसे पूछते हैं कर्लिंग अल्सर क्या है, कर्लिंग अल्सर जो आगे चलकर पेप्टिक अल्सर करा देंगे।
सो देखिए ऐसा देखा जाता है कुछ लोगों में या तो स्ट्रेस या हेड ट्रॉमा, अगर ये हुआ है लोगों में ज़्यादा, बार बार स्ट्रेस लेते हैं या हेड ट्रॉमा होता है, तो वेगस नर्व का स्टिमुलेशन होता है। वेगस नर्व जो है वो आती है और ज़्यादा एसिड सिक्रेशन कराती है, इस वजह से अल्सर वहाँ पर हो जाते हैं। उस तरह के अल्सर्स को बोलते हैं हम कुशिंग अल्सर्स। स्ट्रेस या हेड ट्रॉमा की वजह से, वेगस नर्व के स्टिमुलेशन की वजह से होने वाले अल्सर्स। एक होता है कर्लिंग अल्सर। ये जो कर्लिंग अल्सर होता है ना, ये एक्चुअल में होता है सिवियर बर्न के बाद, किसी वजह से गर्म खौलता हुआ पानी गिर गया एब्डोमेन एरिया पर, उसने अंदर तक जाकर स्टमक लाइनिंग को इन्वॉल्व कर लिया, तो वो जो अल्सर होगा वो कर्लिंग अल्सर कहलाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कुशिंग अल्सर और कर्लिंग अल्सर के लिए। क्लियर? तो चलिए क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं हम लोग, और जैसे हमने इटियोलॉजिकल फैक्टर्स को कंपेयर किया था वैसे हम क्लिनिकल फीचर्स को भी कंपेयर करके देखेंगे, है ना। सो कुछ स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस पॉइंट्स की हम लोग बात करेंगे कि किस बेसिस पे सिग्निफिकेंस आपको दिख रहा है। यहाँ पर हम सेम लिख लेते हैं गैस्ट्रिक अल्सर, यहाँ लिख लेते हैं ड्यूडेनल अल्सर। अब देखिए बहुत हर लाइन में यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है ना, क्योंकि वो गैस्ट्रिक अल्सर्स या ड्यूडेनल अल्सर से पूछेंगे क्वेश्चन, तो वो इसी तरीके से पूछने वाले हैं। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले हम लोग स्पेसिफिक एज फैक्टर की बात करते हैं। सो ऐसा देखा जाता है कि जो गैस्ट्रिक अल्सर होता है ना, ये ज़्यादातर ओल्ड एज ग्रुप में ही होता है ज़्यादातर केसेस में। सो कहीं ना कहीं 50 to 60 ईयर्स के आसपास अपना प्रेजेंटेशन दिखाता है। जो ड्यूडेनल अल्सर है ये 20 to 50 ईयर्स तक दिखाता है, मतलब ऑनसेट जो है वो ड्यूडेनल अल्सर का थोड़ा जल्दी होने वाला है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर हम बात करें मेल फीमेल रेशो की, तो भैया गैस्ट्रिक अल्सर्स में कोई भेदभाव नहीं है ना, 1:1 का रेशो है। लेकिन ड्यूडेनल अल्सर जो है वो 2:1 का रेशो लेकर चलता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? अब देखो यहाँ पर एक चीज़ सोचने वाली है, ये है एक्चुअल में प्रेजेंटेशन। अब हमने क्या कहा, गैस्ट्रिक अल्सर जो है वो ऑब्वियसली यहाँ पर होने वाला है लेसर कर्वेचर के पास, है ना, इंसिसूरा एंगुलारिस के पास। ड्यूडेनल अल्सर खासकर फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में होने वाला है ना। ये प्रेजेंटेशन मिलते हैं। सो पेन का प्रेजेंटेशन हो सकता है कि जैसा आप उम्मीद करो वैसा ना मिले, है ना, ऐसा होता है खासकर। तो ऐसा नोटिस किया जाता है कि यदि हम 9 क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन बना ले, ठीक है, जैसे मान के चलिए 9 क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन है, ठीक। सो हम जानते हैं इसको बहुत अच्छे से। तो एपिगैस्ट्रिक एरिया, ये मेनली एपिगैस्ट्रिक एरिया या अम्बलाइकस या हाइपोगैस्ट्रिक या हाइपोगैस्ट्रियम कहते हैं कई बार। सो एपिगैस्ट्रिक, अम्बलाइकल, हाइपोगैस्ट्रिक एरिया, ठीक। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट लंबर, लेफ्ट लंबर, राइट इलियाक फोसा, लेफ्ट इलियाक फोसा। सो देखो खासकर गैस्ट्रिक अल्सर में जो पेन है वो हम देखते हैं ओवर अम्बलाइकस, ठीक है, अम्बलाइकस के ऊपर मिल सकता है या फिर थोड़ा सा लेफ्ट मिलेगा, लेफ्ट टू मिड लाइन, मतलब ये है मेन आपका अम्बलाइकल एरिया, ठीक। तो या तो यहाँ पर आपको पेन मिलना है, मतलब स्टमक का प्रेजेंटेशन का पेन आपको यहाँ होना है, ठीक है, अम्बलाइकस के जस्ट ऊपर, ठीक। या फिर कई बार थोड़ा सा मिड लाइन अगर हम इमेजिनरी लाइन खींचे तो इसके लेफ़्ट साइड होना है थोड़ा सा, है ना। पिक्चर में ये लेफ़्ट हो जाएगा, जब आप उस साइड से देखोगे तो ये लेफ़्ट होगा। सो ऐसा प्रेजेंटेशन जो है आपको मिल सकता है। ये कहा था गैस्ट्रिक अल्सर के लिए था, ठीक। ड्यूडेनल अल्सर की बात करें, सेम, या तो ओवर अम्बलाइकस या फिर राइट टू मिड लाइन। देखो यहाँ पर फर्क आ गया ना, गैस्ट्रिक अल्सर का पेन मिड लाइन के लेफ्ट साइड हो रहा था, जबकि ड्यूडेनल अल्सर का पेन मिड लाइन के राइट साइड हो रहा है। सो अगर मैंने इसको लेफ्ट कहा तो मैं उसको राइट कहूँगा। सो बात करते हैं ये जो पेन एक लेफ्ट साइड हो रहा है मिड लाइन के, एक राइट साइड हो रहा है, क्या इनमें कहीं ना कहीं रेफरेंस मिलता है क्या? तो देखिए ऐसे देखा जाता है कि अगर हम पेन के रेडिएशन की बात करें, सो गैस्ट्रिक अल्सर में रेडिएशन नहीं मिलता है, मतलब ऐसा नहीं होता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह रेडिएट हो। लेकिन ड्यूडेनल अल्सर कई बार बैक साइड में रेडिएट हो सकता है, मतलब हो सकता है पर्सन को बैक एक भी होने लगे साथ में, है ना। तो यहाँ पर चांसेस होते हैं। नेचर ऑफ पेन कब होता है? सो देखिए चाहे वो गैस्ट्रिक अल्सर हो चाहे वो ड्यूडेनल अल्सर हो,
दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि ये पीरियोडिकल होता है, मतलब स्पेसिफिक समय के बाद ही होता है। सो दोनों में प्रेजेंटेशन के ना कैसा है, स्पेसिफिक समय के बाद है ना, पीरियोडिसिटी के साथ मिलता है। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि इस पेन की वजह से पर्सन के वज़न पर फर्क पड़ता है। अब पेन से वज़न पर कैसे फ़र्क पड़ सकता है तो समझिए ज़रा। अगर हम पूछे कि भाई वेट पर क्या इफ़ेक्ट होता है, सो ऐसा देखा जाता है कि गैस्ट्रिक अल्सर में वेट लॉस होता है। अब इसका रीज़न क्या है, पर्सन जब जब खाना खाएगा वो खाना जो है पूरा का पूरा वो उस अल्सर को टच करेगा, और जब जब फूड जो है वो अल्सर को टच करेगा तब तब पेन होगा। तो पर्सन क्या करेगा, खाने को अवॉइड करेगा, फूड को अवॉइड करेगा, इसलिए पर्सन में क्या मिलता है, वेट लॉस मिलता है। जबकि इसके जस्ट अपोजिट हम देखते हैं कि ड्यूओडेनल अल्सर वाले पर्सन में वेट गेन होता है। अब भैया वेट गेन क्यों हो गया, देखो इसके साथ दिक्कत ये है कि जब जब इसका पेट खाली रहेगा तब तब जो एसिड है वो सीधा ड्यूओडेनम एरिया को टच करेगा, ठीक, पहली चीज़। लेकिन जब जब ये खाना खाएगा तब तब वो जो खाना है वो यहाँ पर जाकर रहेगा ज़रूर, लेकिन एसिड आउटपुट इतना बड़ा हुआ नहीं मिलेगा कि वो डायरेक्ट अल्सर को डैमेज करे। और यहाँ पर जैसे ही आता है फूड वो काइम से बदल जाता है, मतलब अल्कलाइन मीडियम में आ चुका होता है। यहाँ तो एसिडिक मीडियम में होता है काइम के फॉर्म में, लेकिन काइम जैसे ही कहीं ना कहीं ड्यूओडेनल एरिया में आता है वो अल्कलाइन मोड में आ जाता है। सो अल्कलाइन मोड में फूड जब आता है ना तो वो ज़्यादा पेन नहीं करता है। तो मतलब पर्सन जब जब पेट भरा हुआ रखेगा तब तब उसको पेन नहीं होगा, और खाली पेट में ज़्यादा पेन होगा। तो जस्ट अपोजिट हो गया ना इसके। अब इसको जब ये समझ में आ जाता है कि खाली पेट में पेन होता है तो ये खूब खाता है, खूब खाता है तो वेट गेन हो जाता है ना, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। फिर हमने ये चीज़ देखी थी कि गैस्ट्रोड्यूओडेनल आर्टरी जो है यहाँ पर डैमेज हो रही है, ठीक है। सो हम बात करें हैमरेज की। सो ऐसा देखा जाता है कि गैस्ट्रिक अल्सर मेनली हेमाटेमेसिस दिखाता है। अब हेमाटेमेसिस मतलब वॉमिटिंग में ब्लड आ रहा है ज़्यादातर, जबकि यहाँ पर आपको मेलिना देखने को मिलता है ड्यूओडेनल अल्सर में, मतलब स्टूल में ब्लड आना, है ना। सो ऑब्वियसली अगर ड्यूओडेनम में है तो वो स्टूल कंटेंट के थ्रू ज़्यादा निकलने वाला है, सो मेलिना मिल रहा है वहाँ पर। फिर क्या कुछ और प्रेजेंटेशन आते हैं क्या, सो हम लोग गैस्ट्रिक सिम्टम्स के नाम से कुछ सिम्टम्स देखते हैं, मतलब पेट खराब वाले सिम्टम। सो ऐसा देखा जाता है कि फुलनेस की फीलिंग बाकायदा गैस्ट्रिक अल्सर में होती है, ठीक है। इंडाइजेशन ज़्यादा यहीं मिलता है, पर्सन को खाना भी नहीं पचता है, हार्ट बर्न अच्छा खासा मिलता है यहाँ पर, और बेल्चिंग भी होती रहती है ना। ऐसा लगता है कंटेंट ऊपर की तरफ जा रहा है बार बार। ये सारे के सारे प्रेजेंटेशन जो है वो आपको गैस्ट्रिक अल्सर में मिलता है। ड्यूओडेनल अल्सर में सिर्फ पेट फूला हुआ मिलता है, हाँ। सो ब्लॉटेड फीलिंग, सिर्फ पेट फूला हुआ है, यहाँ पर इनडाइजेशन, हार्ट बर्न, बेल्चिंग ये प्रेजेंटेशन नहीं मिलता है, सिर्फ फूला फूला पेट मिलता है, ध्यान रखेंगे आप। कई बार पूछते हैं बताइए भैया कैंसर किस में मिल सकता है, मैलिग्नेंसी। सो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि गैस्ट्रिक अल्सर में कैंसर मिल सकता है, ये एक रिस्क फैक्टर होता है कहीं ना कहीं स्टमक कार्सिनोमा का, लेकिन ड्यूओडेनल अल्सर में कैंसर नहीं मिलता है, ठीक है। भले ही कॉमन ड्यूओडेनल अल्सर होता है लेकिन वो थोड़ा सा रेयर होता है, ध्यान रखेंगे, क्लियर। लेकिन कभी ओवरऑल पूछ ले कि अच्छा पेन है वो एग्रावेशन कब होगा, सो आप खुद समझ गए होंगे। इसको तुरंत आफ्टर फूड, जैसे ही खाना खाया इसको पेन बढ़ जाएगा क्योंकि फूड बोलस टच करेगा ना वहाँ पर। इसको कब होगा, फूड के 1 to 2 आवर्स बाद, खाना खाने के 1 से 2 घंटे बाद। क्यों भाई 1 से 2 घंटे बाद, तब तक वो फिर से कहीं ना कहीं खाली हो जाएगा पेट, है ना। जैसे ही खाली होगा तो उसको दर्द होने लगेगा। सो इसको कई बार बीच में दर्द होता है खाली पेट, क्योंकि रात भर में ये खाता तो रहेगा नहीं, तो खाली पेट होने पर बीच में मिडनाइट में पेन होता है ना, इसलिए एक वर्ड यूज़ करते हैं हंगर पेन, हंगर पेन, ठीक है। सो हंगर पेन कहाँ मिलता है आपको, ड्यूओडेनल अल्सर में मिलता है, ठीक। और एम्ब्ल्यूरेशन कब, सो कैसे लगना आराम, अगर हम एम्ब्ल्यूरेशन की बात करें तो गैस्ट्रिक अल्सर वाला या तो वॉमिटिंग कर दे या फिर ये एल्कली नेचर वाला फूड ले, ठीक है, जैसे अमरूद वगैरह, है ना। इसको ऑरेंज वगैरह नहीं लेना है वरना वो और एसिडिक नेचर का हो जाएगा। सो एल्कली फूड में इसको आराम लगेगा। और इसको तो सिंपल आफ्टर टेकिंग फूड, जब जब ये खाना खाता है तब तब इसको आराम लग जाता है।
है ना। सो ये कुछ बेसिक प्रेजेंटेशन से जो आपको ध्यान रखना है। क्लियर। अब बात करें हम इन्वेस्टिगेशन की, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर हम करा सकते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखिए एक बड़ा फेमस टेस्ट है जिसको कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, यूरिया ब्रीथ टेस्ट। यूरिया ब्रीथ टेस्ट। अब देखिए भैया यूरिया ब्रीथ टेस्ट क्या होता है। इसमें क्या होता है, पर्सन को यूरिया वाला सॉल्यूशन ना पिलाया जाता है। जैसे यूरिया वाला सॉल्यूशन पिलाया जाता है तो जो एच पाइलोरी होता है ना, इसके पास एक एंजाइम होता है यूरेज एंजाइम। यूरेज एंजाइम ये क्या करता है, इस यूरिया पर एक्टिविटी करता है और इसको CO2 में बदल देता है। तो अगर यूरिया लेबल्ड सॉल्यूशन पिलाने के बाद पर्सन का जब इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और उसके माउथ से बहुत ज़्यादा CO2 का आउटपुट हो रहा है, मतलब हम समझ जाते हैं यहाँ यूरेज की मौजूदगी है, मतलब यहाँ एच पाइलोरी मौजूद है। सो यूरिया ब्रीथ टेस्ट सिंपल और सेफर टेस्ट होता है जो एच पाइलोरी के बारे में पता लगाता है। एक सबसे यूनिक प्रेजेंटेशन की बात यह है कि अगर मान लीजिए इसने ट्रीटमेंट ले लिया और सब एच पाइलोरी खत्म हो गया, लेकिन अगर इक्का दुक्का एच पाइलोरी भी बच गया ना, सो उनकी प्रेजेंस पे यूरिया ब्रीथ टेस्ट बता देगा। इसीलिए एच पाइलोरी का इरेडिकेशन की यदि बात करें, एच पाइलोरी इरेडिकेशन को आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है कि हुआ है कि नहीं, तो इरेडिकेशन को कंफर्म करने के लिए यूरिया ब्रीथ टेस्ट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एक दूसरा होता है रैपिड यूरेज टेस्ट। रैपिड यूरेज टेस्ट, देखिए कॉमनली तो यूरिया ब्रीथ टेस्ट करते हैं, लेकिन रैपिड यूरेज टेस्ट भी होता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, सीधे सीधे बायोप्सी करते हैं। एक तरह की बायोप्सी के मतलब सैंपल लेते हैं सीधे स्टमक से और हम रैपिड यूरेज मतलब यूरेज की प्रेजेंस को पता कर लेते हैं कि यूरेज वहाँ मौजूद है क्या। इसको रैपिड यूरेज टेस्ट कहते हैं। अब हमने सीधे यूरेज को ही ढूंढ लिया तो मतलब पक्का एच पाइलोरी वहाँ पर मौजूद है ना। सो ये थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, क्विक हो जाता है और एक्यूरेसी भी थोड़ी सी ज़्यादा है रैपिड यूरेज टेस्ट की, है ना। ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। फिर और क्या कर सकते हैं हम लोग, कल्चर करा सकते हैं, है ना। कल्चर में आपको पता पड़ ही जाएगा, ये भी बहुत एक्यूरेट होता है, लेकिन कल्चर कर रहे हो तो टाइम लगेगा। सो टाइम कंज्यूमिंग भी होता है ये, है ना। मतलब अच्छा खासा जो टाइम है वो लगने वाला है यहाँ पर। ठीक, इसके अलावा क्या कर सकते हैं हम लोग, स्टूल एंटीजन करा सकते हैं, स्टूल एंटीजन टेस्ट। ठीक है। सो इसकी खासियत क्या है, मान के चलो यूरिया ब्रीथ टेस्ट नहीं करा सकते हैं तो इरेडिकेशन के लिए दूसरा बेस्ट टेस्ट होता है स्टूल एंटीजन टेस्ट। स्टूल का टेस्ट करते हैं हम, अगर वहाँ पर आपको एंटीजन प्रेजेंटेशन मिल रहा है, मतलब एच पाइलोरी मिल रहा है वहाँ पर मौजूद, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ अभी भी एच पाइलोरी का इन्फेक्शन जो है वो है, तो इरेडिकेशन को हम क्लियर कर सकते हैं। एक होता है एलाइजा, है ना, जिसको आप एलिसा टेस्ट भी कहते हैं। क्या ये सीरोलॉजिकल टेस्ट है। सो ये हम कब करते हैं, जब हमको बड़े लेवल पर स्टडी करनी हो। मान लो एक गांव में बार बार बहुत सारे केसेस मिल रहे हैं, सो एपिडेमियोलॉजिकल की स्टडी अगर आपको करनी है, ठीक है, एपिडेमियोलॉजिकल लेवल पर, बड़े लेवल पर स्टडी करनी है तो हम एलिसा करेंगे। क्लियर। और इसके अलावा सिंपल फिर एंडोस्कोपी हो गया, USG हो गया, CT स्कैन हो गया, है ना, ये सारे टेस्ट करा सकते हैं। सो सारे टेस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको सभी के बारे में ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं थोड़ी ट्रीटमेंट की। अब देखिए ट्रीटमेंट में क्या करें, तो सबसे पहले ये तो क्लियर हो गया ना यहाँ पर कि एच पाइलोरी का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। ठीक है, तो जब ज़रूरत होती है कई बार एंटीबायोटिक्स दिया जाता है, हालांकि यहाँ पर भी ना कॉम्बिनेशन में देते हैं। ठीक है, तो 2-3 मेडिसिन के कॉम्बिनेशन में देते हैं, साथ में एंटासिड्स। सो देना ही पड़ेगा एंटासिड्स तो, क्योंकि एसिड रिफ्लेक्स जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। सो एंटासिड्स और एंटीबायोटिक्स जो है वो मेन हो गए। जहाँ पर ज़रूरी हुई तो सर्जरी की नीड होगी, है ना, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं सर्जरी करनी ही पड़ेगी। ठीक है, खासकर वेगस नर्व को कई बार थोड़ा सा इंसाइज करके हटाना पड़ता है, जिसको वेगोटोमी कहते हैं, है ना, खासकर स्ट्रेस अल्सर के केसेस में। अगर बार बार ही हो रहा है, क्रॉनिक डियोडिनल अल्सर रिपीटेड हो रहा है बार बार, सो वेगोटोमी कर सकते हैं हम लोग। क्लियर। सो बस यही मेन चीज़ें हैं और इतना ही आपको ध्यान रखना है पेप्टिक अल्सर्स के लिए।